हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे फ्रैंक मशीन के टाइप 2 यानी कि रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन की। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, अब उन्हीं को आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है फंड्स आर सिक्योर्ड थ्रू अ स्पेशल डिवाइस नोन एज पोस्टल सिक्योरिटी डिवाइस (PSD) which is not open to repair. There is no requirement of mechanical seals on franking machines. ठीक है, ये पॉइंट कहता है कि फ्रैंकिंग मशीन में जो पैसे जो बैलेंस होते हैं ना, वो एक खास डिवाइस में सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। इस डिवाइस को PSD यानी कि पोस्टल सिक्योरिटी डिवाइस कहते हैं। यह एक हाई सिक्योरिटी डिवाइस है, इसे कोई भी खोल या रिपेयर नहीं कर सकता, ना ही यूजर और ना ही कोई लोकल टेक्नीशियन। ऐसा क्यों है? ताकि कोई भी व्यक्ति मशीन से छेड़छाड़ करके पैसों को चीट या चेंज ना कर सके। ठीक है, एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी फ्रैंकिंग मशीन में 5,000 का बैलेंस है, ये पैसे PSD के अंदर सुरक्षित है। अब अगर कोई मशीन खोलकर पैसे बढ़ाना चाहे, 5,000 को 10,000 करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि PSD टेम्पर प्रूफ है, छेड़छाड़ से सुरक्षित है। ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल सील्स ऑन फ्रैंकिंग मशीन। इसका मतलब है पहले मशीनों में मैकेनिकल सील्स लगती थी ताकि उन मशीन्स को खोलकर कोई उनसे छेड़छाड़ ना करे, इसलिए सील लगाई जाती थी। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी है PSD, इसके आने के बाद सील लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि PSD खुद ही इतनी सिक्योर है कि किसी एक्सटर्नल सील की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उन्हें अब डायग्राम को देख के याद करते हैं। PSD की फुल फॉर्म है पोस्टल सिक्योरिटी डिवाइस, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक हाई सिक्योरिटी डिवाइस है जो मशीन के यानी कि फ्रैंकिंग मशीन के बैलेंस को सुरक्षित रखती है। इसे कोई खोल या रिपेयर नहीं कर सकता है, चाहे वो यूजर हो या कोई लोकल टेक्नीशियन है, और इसलिए इसमें सील की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Each manufacturer of franking machine will have its own centrally located remotely managed franking server in India. इसका मतलब है हर कंपनी जो फ्रैंकिंग मशीन बनाती है उसकी अपनी एक सेंट्रल सर्वर मशीन रखेगी और यह सर्वर इंडिया में ही कहीं लोकेट होगा और यह सर्वर रिमोट से यानी दूर से मैनेज करेगा अपनी फ्रैंक मशीनों को। ठीक है, यानी कि जो सारी फ्रैंकिंग मशीनें हैं सीधे उस सेंट्रल सर्वर से जुड़ी होंगी जो उनके मैन्युफैक्चरर का होगा। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो पिटनी बॉल्स कंपनी की 1000 मशीनें पूरे देश में लगी हुई हैं, तो इन सभी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए पिटनी बॉल्स का एक मेन सर्वर इंडिया में होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फ्रैंकिंग मशीन की अलग अलग 3 कंपनियां हैं वो क्या है, ये कंपनियों का अलग अलग सर्वर होंगे जो कनेक्टेड रहेंगे अपनी बनाई हुई फ्रैंकिंग मशीनों से। ठीक है, कैटरिंग टू द नेटवर्क ऑफ ऑल इट्स फ्रैंकिंग मशीन इंस्टॉल्ड थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, आसान भाषा में समझेंगे, ये जो सर्वर है पूरे भारत में लगी हुई उसी कंपनी की सभी मशीनों को हैंडल करेंगे, यानी कि एक सर्वर कई मशीनों को कंट्रोल करेगा। ऑल RMFS सर्वर विल डायल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्वर 3 times एवरी डे। मतलब हर कंपनी का सर्वर दिन में 3 बार इंडिया पोस्ट के सर्वर से कनेक्ट करेगा, जैसे सुबह दोपहर शाम, लगभग 3 बार डेटा एक्सचेंज करेगा। ठीक है, जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट जो फ्रैंकिंग मशीन की कंपनियां हैं बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनीज, वो क्या करेंगी, इंडिया पोस्ट के सर्वर से कनेक्ट करेंगी और दिन में 3 बार डेटा को एक्सचेंज करेंगी। For exchanging information on funds, deposits, funds downloaded and uploading of reports. इस कनेक्शन से क्या होगा, डेटा एक्सचेंज होगा। किस तरीके का, मशीन में कितना बैलेंस है, कितना फंड है, कितना डिपॉजिट हुआ यानी कि पैसा डाला गया, कितना फंड यूज हुआ, और सभी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें अपलोड करती है। ठीक है, आसान रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। मान लो आपकी फ्रैंकिंग मशीन में 10,000 रुपए डाले गए, आपने 2,000 का इस्तेमाल किया, तो कंपनी का सर्वर यह जानकारी इंडिया पोस्ट सर्वर को दिन में 3 बार भेजेगा कि 10,000 रुपए डाले, 2,000 यूज करे, दिन के एंड में बैलेंस कितना बचा, ताकि जो पूरा रिकॉर्ड है वो सेफ रहे और ट्रांसपेरेंट रहे चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द क्रेडिट्स विल बी अपलोडेड इन द फ्रैंकिंग मशीन ऑन इट्स डायलिंग टू RMFS सर्वर। मतलब जब फ्रैंकिंग मशीन RMFS सर्वर से कनेक्ट हो जाती है, डायल करती है, तभी उसमें बैलेंस क्रेडिट डाला जाता है।
पैसे मैन्युअली मशीन में नहीं डाले जाते, इसका मतलब है मशीन खुद सर्वर से जुड़कर बैलेंस ले लेती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने 5,000 रुपए जमा किए, मशीन अब सर्वर से कनेक्ट होगी तभी 5,000 रुपए का जो बैलेंस है वो शो होगा। मीटर्स विल बी सेट एंड रीसेट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि मशीन का जो मीटर है ना, बैलेंस सिस्टम है, वो अपने आप सेट या रीसेट हो जाता है, इसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। यानी कि अब सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका पुराना बैलेंस था ना, वो खत्म हो गया, तो क्या होगा, नया बैलेंस आते ही मीटर अपने आप अपडेट हो जाएगा, किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की आपको जरूरत नहीं है। द क्रेडिट कैन बी अपलोडेड ओनली इफ द सेम इज अवेलेबल विद द RMFS सर्वर, यानी कि मशीन में उतना ही बैलेंस आएगा जितना RMFS सर्वर में अवेलेबल है। यानी अगर सर्वर के पास पैसा नहीं है तो मशीन में भी शो नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो 5,000 रुपये जमा किए, लेकिन सर्वर में सिर्फ 3,000 रुपये अपडेट हुए हैं, तो मशीन में सिर्फ 3,000 रुपये ही शो होगा, 5,000 रुपये शो नहीं होगा। अब तक जो पॉइंट पढ़े हैं उन्हें फटाफट डायग्राम में देख लेते हैं कि जो मशीन है वो RMFS सर्वर से कनेक्ट करेंगी और तभी उन्हें क्रेडिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मीटर अपने आप सेट और रीसेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, इस सर्वर में जो बैलेंस होगा वही मशीन में शो होगा, जितना सर्वर में होगा वही मशीन में शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी ह्यूमन की अलग से जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो डायग्राम देख के हमने 3 पॉइंट समझे कि मशीन सर्वर से कनेक्ट होकर ही पैसे लेती है, मीटर ऑटोमेटिकली अपडेट होता है और उतना ही बैलेंस मिलता है जितना सर्वर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच मशीन हैज टू नेसेसरली डायल इट्स RMFS सर्वर एटलीस्ट वंस इन 30 डेज, यानी हर फ्रैंकिंग मशीन को कम से कम 30 दिन में एक बार सर्वर से कनेक्ट होना जरूरी है, चाहे आपका नया बैलेंस डलवाना हो या ना हो। ठीक है, फिर भी कनेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज मशीन विल बी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड एंड विल फंक्शन ओनली आफ्टर डायलिंग द RMFS सर्वर, यानी कि अगर मशीन 30 दिन तक सर्वर से कनेक्ट नहीं करती है तो वह अपने आप ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने के बाद मशीन तभी दोबारा काम करेगी जब वो सर्वर से कनेक्ट होगी। ओके, तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने मशीन 1 जनवरी को सर्वर से कनेक्ट करी, तो अब आपको 30 दिन के अंदर यानी कि 30 जनवरी तक एक बार फिर से कनेक्ट करना होगा सर्वर से मशीन को। ओके, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 31 जनवरी को मशीन ब्लॉक हो जाएगी और फिर जब आप सर्वर से कनेक्ट करोगे मशीन फिर से चालू हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, RMFM फ्रैंक इंप्रेशन शैल बी इन ब्लू कलर, यानी कि जब भी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप होगी, जो प्रिंट होगा, जो इंप्रेशन होगा, वो हमेशा किस कलर में होगा, ब्लू कलर में। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, तो फर्स्टली तो ये दिखाता है क्लास ऑफ आर्टिकल, यानी कि ये जो इंप्रेशन होगा ये हमें बताएगा, उस पर मेंशन होगा कि ये किस तरह की पोस्ट है, क्या ये लेटर है, स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, किस तरह की पोस्ट है। ठीक है, सेकेंडली ये दिखाएगा पिन कोड, ताकि जो पोस्ट ऑफिस है उसकी लोकेशन आसानी से पहचानी जा सके। थर्ड है ऑथेंटिकेशन कोड, यानी कि एक स्पेशल सिक्योरिटी कोड जिससे पता चलता है कि ये प्रिंट ओरिजिनल है या असली है। और जो इंप्रेशन है वो ये दर्शाता है कि फ्रैंक की तारीख क्या है, डेट ऑफ फ्रैंक, यानी कि किस दिन इस आर्टिकल को फ्रैंक किया गया है। फिर ये बताता है मेल आइटम नंबर, यानी कि हर पोस्ट का एक यूनिक नंबर होता है जिसे ट्रैक किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, तो वो भी ये दर्शाता है जो इंप्रेशन का प्रिंट होता है। लाइसेंस आइडेंटिफायर नंबर, यानी कि जो मशीन का यूजर है उसका लाइसेंस नंबर भी दिखाता है ताकि पता चले कि ये मशीन कब तक काम करने के लिए ऑथराइज्ड है। और फ्रैंक वैल्यू, यानी कि कितने रुपए का पोस्टेज लगा हुआ है, वो जो अमाउंट है वो भी आपको उस ब्लू कलर के इंप्रेशन पे दिखाई देगा। ये सब बातें अच्छे से समझेंगे एक इमेज के साथ। और 2D बारकोड, एक स्क्वायर बारकोड जो कि QR जैसा होगा। ठीक है, अब तक जो भी पढ़ा उसे डायग्राम से समझते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। पहली बात कि जो रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन है उसका प्रिंट का कलर हमेशा ब्लू कलर का होगा। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का इंप्रेशन होगा ना फ्रैंक्ड आर्टिकल पे, ये बताएगा क्लास ऑफ आर्टिकल के, क्या वो स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, क्या है। पिन कोड बताएगा। ठीक है, ये भी बताएगा ऑथेंटिकेशन कोड, यानी कि आप स्कैन कर सकते हो इस आर्टिकल को, इस पे जो
2D बार कोड है उसे, और पता कर सकते हो क्या ये असली है या फेक है। ठीक है, डेट ऑफ फ्रैंक बताएगा कि कौन सी तारीख को ये आर्टिकल भेजा गया है। देन इसका मेल आइटम नंबर, यानी कि हर आर्टिकल का एक यूनिक नंबर होता है, वो भी होगा। देन लाइसेंस आइडेंटिफायर नंबर, यानी कि वो नंबर जिससे पता पड़ता है कि ये जो लाइसेंस है इसका अभी वैलिड है। ठीक है, देन फ्रैंक की गई वैल्यू, कितने रुपीस की इस पे टिकट का इंप्रेशन है वो भी पता पड़ता है, 5 रुपये 10 रुपये। ठीक है, देन एक बार कोड भी होता है QR टाइप का, जिसे स्कैन करके पता पड़ सकता है कि ये जेन्युइन है, असली आर्टिकल है कि फेक है, कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोटली मैनेज फ्रैंक मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड डिजी फ्रैंक प्लस मशीन। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए डिजी फ्रैंक प्लस मशीन को और क्या कहते हो, तो आप बताओगे रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। और कभी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन का दूसरा नाम पूछा तो बताओगे डिजी फ्रैंक प्लस मशीन। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि चाहे वो रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन कहे या डिजी फ्रैंक प्लस मशीन कहे, दोनों नाम सेम मशीन के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रेशन हमेशा ब्लू कलर का होगा। इस मशीन की जो छाप है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन की, ये हमेशा ब्लू कलर की होती है, नीले रंग की। इट्स इंप्रेशन कंटेन्स 2 मीटर, इसके जो भी इंप्रेशन आएगा उसमें 2 मीटर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग मीटर ये दिखाता है कि आपने कुल कितना पैसा यूज किया है, वहीं डिसेंडिंग मीटर ये दिखाता है कि मशीन में कितना बैलेंस बचा हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था असेंडिंग मीटर डिसेंडिंग मीटर, तब बेसिकली जो मैंने समझा पाया था वो बस इतना था, एक रिमोट की इमेज थी और असेंडिंग डिसेंडिंग बस वर्ड समझाए थे। यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ कि मान लो आपने 5,000 रुपये डाले अपनी फ्रैंक मशीन में। ठीक है, तो डिसेंडिंग मीटर क्या करेगा, 5,000 से धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, डिसेंडिंग क्या है, नीचे की तरफ जाना, जैसे सीढ़ियां ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो। तो मान लो 5,000 रुपये डाले फ्रैंक मशीन में, अब आर्टिकल को फ्रैंक करते जा रहे हो तो धीरे धीरे ये क्या होगा, बैलेंस घटेगा। ठीक है, वहीं जो असेंडिंग मीटर है वो 0 से बढ़कर ये दिखाता है कि कितना खर्च हुआ। मान लो आपने अभी 5 रुपए इंप्रेशन फ्रैंक आर्टिकल पे प्रिंट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 5 5 5, ये जो आपका बैलेंस है ये 0 से आप जैसे जैसे आर्टिकल को फ्रैंक करते जा रहे हो आपने जो खर्चा किया वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, इंप्रेशन हैज कंबाइंड सिंगल एंड 2D बार कोड। जब मैं बात करती हूँ रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन की, तो इसमें 2 तरह के बार कोड होते हैं, एक तो होता है सिंपल बार कोड और एक होता है 2D 2 डायमेंशनल बार कोड। ये दोनों मिलकर, यानी कि सिंगल बार कोड मिलकर और 2D बार कोड मिलकर, दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंबाइंड सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। आर्टिकल फ्रैंक्ड विद दिस मशीन कैन बी पोस्टेड ओनली इन वन ऑफिस, यानी कि इस मशीन में जो लेटर या पार्सल फ्रैंक किए जाते हैं उसे किसी भी पोस्ट ऑफिस में नहीं डाल सकते, सिर्फ उसे एक ही ऑफिस में डाल सकते हैं जो लाइसेंस में लिखा हुआ है। अब वो कौन सा ऑफिस हो सकता है, तो या तो वो एक पोस्ट ऑफिस हो सकता है या फिर एक RMS ऑफिस हो सकता है। ठीक है, यह ऑफिस डिविजनल हेड तय करता है, यानी कि जो सुपरिटेंडेंट सर हैं वो तय करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आपकी मशीन के लाइसेंस में लिखा है कि मेरठ हेड पोस्ट ऑफिस, यानी कि आप दिल्ली या गाजियाबाद में पोस्ट नहीं कर सकते अपने फ्रैंक किए हुए आर्टिकल, आप सिर्फ उसी जगह पोस्ट कर सकते हो जो आपको लाइसेंस देते वक्त डिविजनल हेड ने तय किया था, जो आपके लाइसेंस में मेंशन है, लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर मेरठ हेड पोस्ट ऑफिस लिखा है तो सिर्फ वहीं पे अपने फ्रैंक्ड आर्टिकल डाल सकते हो। यही चीज डायग्राम में देख लेते हैं। RMFM को क्या कहते हैं, डिजी फ्रैंक प्लस मशीन भी कहते हैं। इसका प्रिंट हमेशा ब्लू होता है। इसमें जो बारकोड सिस्टम है 2 टाइप का होता है और उसमें 2 टाइप के मीटर होते हैं। बारकोड की बात करूं तो एक होता है सिंगल कोड और एक होता है 2D कोड, है ना। और वहीं जब मीटर की बात करती हूँ तो जो असेंडिंग होता है वो दिखाता है कि कितना अमाउंट यूज कर लिया, और डिसेंडिंग बताता है कि कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस लेफ्ट है आपके पास। ठीक है, आर्टिकल्स को पोस्ट करने की बात करूं तो हर जगह नहीं कर सकते, किसी एक ही पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो जो कि आपको सुपरिटेंडेंट सर ने लाइसेंस में लिखा था, या तो एक पोस्ट ऑफिस होगा या फिर कोई एक RMS ऑफिस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन विदाउट अ वैलिड लाइसेंस इशूड बाय द हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन इन विच द मशीन इज लोकेटेड इज प्रोहिबिटेड। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइसेंस किससे मिलता है, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन। ठीक है, डाक विभाग के अधिकारी से मिलता है, यानी कि सुपरिटेंडेंट सर से मिलता है।
इसलिए मान लो आपने मशीन खरीद ली लेकिन लाइसेंस नहीं लिया तो आप इससे लेटर प्रिंट नहीं कर सकते, ये इलीगल माना जाएगा। एनी पर्सन विशिंग टू यूज अ फ्रैंकिंग मशीन शैल अप्लाई टू हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन कंसर्न्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म थ्रू ऑथराइज्ड डीलर। मतलब अगर कोई व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेगा? एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी कि एक फिक्स्ड फॉर्म होता है ना, उसे उसी सीक्वेंस में भरना होगा और ये जो फॉर्म है एक ऑथराइज्ड डीलर के माध्यम से वो जमा कराएगा। ठीक है, मान लो आपको अपनी दुकान के लिए फ्रैंकिंग मशीन चाहिए तो क्या करोगे? सबसे पहले आप डीलर के पास जाओगे जो ऑथराइज्ड है, ठीक है, फॉर्म भरोगे, फिर हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन को भेजोगे। अ लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर ईच फ्रैंकिंग मशीन यूज्ड। इसका मतलब है हर मशीन के लिए एक अलग लाइसेंस जरूरी है। मान लो एक मशीन है तो एक लाइसेंस, दो मशीन है तो दो लाइसेंस। अगर मान लो आपके पास दो फ्रैंकिंग मशीन है, ठीक है, तो आपको दो अलग अलग लाइसेंस लेने होंगे। एक लाइसेंस से दोनों मशीन नहीं चलेंगी। ठीक है, अब तक जो समझा उसकी समरी पॉइंट देख लेते हैं कि बिना लाइसेंस मशीन चलाना इलीगल है। इस्तेमाल करने से पहले फ्रैंकिंग मशीन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। ठीक है, जब लाइसेंस मिल जाएगा तब आप मशीन को यूज कर सकते हो और जितनी मशीनें यूज करोगे उतने लाइसेंस जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।